नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात ज्ञानवापी से जुड़ी हुई। एएसआई सर्वे पर हाई कोर्ट में सुनवाई अब कल होगी। मुस्लिम पक्ष की रिट याचिका पर सुनवाई होगी। अर्जेंसी मैटर पर हाई कोर्ट आज हाई कोर्ट में हुई है। कल हाई कोर्ट में फिर से इस मैटर पर सुनवाई होगी। कल शाम 5 बजे तक एएसआई सर्वे पर रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और यही वजह है कि हाई कोर्ट को इस मसले पर कल शाम 5 बजे से पहले फैसला सुनाना होगा। अर्जेंसी याचिका भी लगाई गई थी मुस्लिम पक्ष की ओर से, जिस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। इधर ज्ञानवापी मसले पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा है कि अगर पहले के बादशाह ने कोई गलती की है तो उसकी सजा आज के मुसलमानों को क्यों दी जा रही है। उन्होंने पूछा कि 350 साल पहले क्या हुआ था, क्या सबकी छानबीन होगी। उस वक्त अगर कुछ ऐसा हुआ है, अगर कुछ गलत भी हुआ है, तो आज के मुसलमान को उसकी सजा क्यों मिले। वो दौर बदल गए, अब डेमोक्रेसी आ गई, अब संविधान आ गया। 300 साढ़े 300 साल पहले क्या हुआ था, 1000 साल पहले क्या हुआ था, 3000 साल पहले क्या हुआ था, क्या सबकी छानबीन होगी। क्या सेंट्रल एशिया से आए हुए लोगों ने जो आक्रांता थे इस देश के, क्या उसके ऊपर भी छानबीन होगी। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने ज्ञानवापी विवाद को लेकर कहा कि मस्जिद को मंदिर की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हैं सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब, उनसे बात करते हैं। बर्क साहब, ज्ञानवापी मसले पर कोर्ट में सुनवाई हुई, मामला हाई कोर्ट में चला गया है सर्वे को लेकर। हिंदू पक्ष कह रहा है, मुस्लिम पक्ष मदद नहीं कर रहा है कि जो विवाद है उसका निस्तारण हो जाए। आपको क्या लगता है? वो तो जो उसमें कोर्ट ने जो तय कर दिया वही है, ठीक है। अभी तो जब कोर्ट कोई बात तय करेगा फिर देखा जाएगा। लेकिन ये जो सर्वे चल रहा है एएसआई का, ठीक है, उचित है? इसके लिए इससे क्यों पूछना चाहते हैं कि इसके उचित है ना उचित है। ये तो सब कुछ मदाखलत गलत है जो की जा रही है मस्जिद के अंदर। हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो पहले मंदिर था, उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई, यही तो चीज स्पष्ट होनी है। तो बहरहाल इतने जमाने से एक जमाना गुजर गया, आज इतनी सैकड़ों साल के बाद में ये चीज उन्हें दिखाई दी है। मस्जिद कब से बनी हुई है वही बताया जा रहा है। 350 साल का विवाद है, एएसआई सर्वे कर रहा है ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाए, हिंदू मुस्लिम का विवाद खत्म हो। क्या आपको लगता है इससे विवाद खत्म होगा? हिंदू मुस्लिम का विवाद तो पूरी जिंदगी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे ये चीज है, ये वैज्ञानिक तथ्य होगा कि मंदिर है कि मस्जिद है, इसमें क्या आपत्ति है? भाई आपत्ति ये है कि चूंकि मस्जिद थी, इसको मंदिर की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है, बस ये है। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि विपक्ष जानता है कि भारत के लोग भोले और भाले हैं। विपक्ष इस नाम से लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। पॉइंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये नाम के साथ कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एंट्री हुई थी, कैसे इस नाम के साथ, क्योंकि भोले और भले लोग हैं भारत में, उनको कैसे छल करना है, कैसे उनको अपने मायाजाल में फंसाना है, ये नाम लेके इंडिया जो आए हैं। तो इस तरह से हम लोगों पर आक्रामक जो भी हम घुसे हैं, आक्रांती लोग या आतंकवादी के रूप में, सबने इंडियन मुजाहिदीन से, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। आप देखिए जहां भी इंडिया जुड़ा हुआ, इससे पता चलता है भोले और भले लोगों को बेवकूफ़ बनाना। प्रधानमंत्री जी की ने हम लोगों को सिर्फ याद दिलाया कि इतिहास फिर दोहरा रहा। वो संकल्प लिया, वो बोले मैं सपनों को क्रिएट करता हूँ, और सपनों के साथ कल का कन्वेंशन सेंटर है जो विश्व का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जिसका कल उद्घाटन होगा, वो आप देखिएगा। और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी रोज एक बड़े सपनों को क्रिएट करते हैं, सपना देखते हैं। इधर हिंदी स्वराज स्थापना के 350वें वर्ष पर छत्रपति शिवाजी पर आधारित दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा व्याख्यान में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस सभा को संबोधित किया, कई बड़ी बातें कही उन्होंने। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत अंग्रेजों की देन नहीं है।
जिस भारत को आज हम देख रहे हैं, ये भारत अंग्रेजों की देन नहीं है। आज से हजारों वर्ष पहले भी जब भारत के बारे में, जिस भारत को आज हम देख रहे हैं, एक राजनीतिक भारत होगा, लेकिन इससे भी बृहत्तर भारत जो एक सांस्कृतिक भारत के रूप में दुनिया के अंदर था, जिसे हमारी स्मृतियों ने, जिसे हमारे शास्त्रों ने एक मान्यता दी, हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक देवताओं के द्वारा रक्षित जो भूमि है वो भारत है। यह आज भी हम सब का ध्यान आकर्षित करती है। अभी आपने कुछ दिन पूर्व नेपाल की संसद में हुए एक हंगामे का वो देखा होगा, और वहां के प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा कि भाई जिस चित्र पर आप हाय तौबा मचा रहे हैं, वास्तव में ये सांस्कृतिक भारत का चित्र है, आप उसको राजनीतिक रूप से मत समझिए। यही अंतर है कि राजनीतिक कीड़ा जो है बहुत खतरनाक होता है, और संस्कृति को समझने में बहुत बार गलती कर लेता है। और जब संस्कृति को हम भूल जाते हैं, विस्मृत कर जाते हैं, तो हर एक कार्य को राजनीतिक नजरिए से देखने लगते हैं। उधर संभल में बीजेपी में शामिल हो रहे विपक्ष के नेताओं पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बड़ा बयान दिया। माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीजेपी समुद्र है, नदियां समुद्र में समाती हैं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। विपक्ष चेहरे लाता रहेगा, उनके पास कोई सक्षम चेहरा नहीं। समुद्र है और जो भी नदियां हैं सब समुद्र में ही आके समाती हैं। समुद्र के अलावा और उनका कोई विकल्प होता नहीं है। और जहां तक विपक्ष की बात है कि विपक्ष के पास क्या बचेगा, क्यों बचना चाहिए, ये राजनीति है और राजनीति में सब लोग अपने अपने दाव के साथ में कार्य करते हैं। महिला कल्याण, बाल विकास, सेवा और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य आज अयोध्या पहुंची। सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने अयोध्या के सर्किट हाउस सभागार में महिला कल्याण और बाल विकास सेवा को लेकर मंडलीय समीक्षा बैठक की है। मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार है और लगातार तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों को जीत लिया जाए। विधवा पेंशन जो सरकार दे रही है, और जो हमारे जितने भी यहाँ किशोर वो शरणालय हैं, महिला शरणालय हैं, बच्चों को जहाँ हम रखते हैं, या वन स्टॉप सेंटर है, उन सभी बातों पे चर्चा होगी। और इसके अलावा सरकार की योजना उन तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, इसकी भी जानकारी हम लेंगे। पोषण पाठशाला में उनकी माँओं को अवेयरनेस करने के लिए, उनको जागरूक बनाने के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर विपक्ष के गठबंधन और इंडिया नाम रखने पर तंज कसा है। जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस ट्वीट का मतलब आप समझिए, विपक्ष की गठबंधन और इंडिया नाम पर उनकी तरफ से तंज है। एक बच्चा था जो अपनी सभी परीक्षाओं में फेल हो गया, उसके सहपाठी और पड़ोसी उससे नफरत करते थे, इसलिए माता पिता ने उनकी धारणा बदलने के लिए उनका नाम बदलने के बारे में सोचा। क्या मामला इंडिया जैसा नहीं है? इधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में इस प्रस्ताव को रखा कि मणिपुर संबंधित घटनाओं पर वे चर्चा चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं। आंतरिक सुरक्षा का दायित्व गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आता है। राष्ट्र के गृह मंत्री स्वयं बार बार विपक्ष से दरख्वास्त कर रहे हैं कि सदन में इस मुद्दे पर चर्चा की जाए। ऐसा क्या है जो विपक्ष मणिपुर के बारे में राष्ट्र के सामने आने नहीं देना चाहता? तो सवाल अब स्मृति ईरानी की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर उठाए जा रहे हैं।
दोबारा कह रही हूँ, राष्ट्र के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कल सदन में इस प्रस्ताव को रखा, इस निवेदन को रखा कि मणिपुर संबंधित घटनाओं के ऊपर वो चर्चा चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं। आप सब जानते हैं आंतरिक सुरक्षा का जो दायित्व है वो अमित शाह जी के अंतर्गत आता है। जब राष्ट्र के गृह मंत्री स्वयं बार बार विपक्ष से ये दरखास्त कर रहे हैं कि वो सदन में चर्चा करें, तो ऐसा क्या है मणिपुर के बारे में जो विपक्ष नहीं चाहता राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चर्चा के दौरान। राज्यसभा में मणिपुर को लेकर राज्यसभा सांसद पीयूष गोयल ने विपक्ष के हंगामे पर करारा वार किया और कहा कि मणिपुर समेत राजस्थान, बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना पर भी चर्चा होनी चाहिए। महिला, किसी भी बच्ची के ऊपर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारी बहनें महिलाओं के ऊपर जो प्रताड़ना, जो उनके साथ दुर्व्यवहार राजस्थान में हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार तेलंगाना में और पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वो भी उतना ही दुर्भाग्य। गृह मंत्री दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे, ये सुनने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री जी जब बताएंगे कि जब इनके समय में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई मणिपुर में, तब इनके प्रधानमंत्री कहाँ थे? तब क्यों इनके एनवॉइस ने जवाब दिया? तब कहाँ पे थे इनके मंत्री? तब होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे? इसी सदन में बैठे हैं, लेकिन इनका विफलता छिपाने के लिए ये इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। देश जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है कि इनका जो कारनामे हैं वो कारनामे सामने आए। छत्तीसगढ़ पे भी चर्चा हो, राजस्थान की बहन बेटियों पर चर्चा हो, मणिपुर पे भी चर्चा हो। अब तक बुलडोजर का नाम यूपी में अतिक्रमण हटाने के लिए तो बहुत बार सुना है और मोदी मैजिक की काफी बार चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन क्या आम का नाम आपने मैंगो मोदी और बुलडोजर बाबा सुना है? देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता फराह खान की रिपोर्ट। अब तक आपने बुलडोजर का नाम अतिक्रमण हटाने के लिए या उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया होगा जो लोग कुछ ऐसा करते हैं जिनको सजा दी जाती है, या मोदी मैजिक भी आपने कभी सुना होगा जब किसी सियासत से उसकी बात की जाती है, लेकिन कभी आपने इस किस्म का आम सुना? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ बुलडोजर बाबा, ये जो आम है इसका ये नाम रखा गया है और यहाँ पर आपको दिखेगा मोदी मैंगो। तो ये क्या है, इसके पीछे ऐसे नाम क्यों रखे हैं? सीधा बात करते हैं, आप कहाँ से आए और ये नाम क्यों रखे हैं? मैं मलियाबाद से हूँ, कदीम चंदन नरसिंह, मलियाबाद लखनऊ यूपी से। ये मोदी मैंगो हमने जो है 10-12 साल पहले कानपुर में एक फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पे हमने ये मैंगो रखा था, तो वहाँ की मेयर साहिबा ने इसको मोदी का नाम दे दिया था, उस साल से मोदी का नाम चला। और अगर बुलडोजर की बात की जाए तो यूपी में अतिक्रमण हटाने के लिए और सजा देने के लिए बहुत मशहूर है बुलडोजर, तो उसी को देखते हुए इसको नाम रख दिया गया। तो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो किस तरीके से इसमें रुचि दिखा रहे हैं और ये कौन सी नस्लें हैं, क्या किस्म में? ये ग्राफ्टेड नस्ल है और इसको बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। जो भी आ रहा मोदी और बुलडोजर को जरूर ही उठा के देख रहा, फोटो खींच रहा। तो देखिए अभी तक हमने सिर्फ वहाँ पर नाम सुना था जहाँ पर बात होती थी कि कोई जुर्म हो रहा है या कोई अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन यूपी में ये दो नाम ऐसे फेमस हो चुके हैं कि जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं वो इनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और लोग जो हैं इनमें काफी रुचि दिखाते जा रहे हैं। कैमरामैन नरेश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। हिंडन नदी का पानी नोएडा के कई इलाकों में तबाही मचा रहा है। सुत्याना और शाहदरा में हिंडन का पानी घुस चुका है। पार्किंग में खड़ी सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। लगातार बढ़ते जलस्तर से लोगों की चिंता बढ़ी हुई है। थाना सेक्टर 142 इलाके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर हिंडन नदी के पानी में कैसे गाड़ियां पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं ऐसे कई इलाके हैं जहां पर हिंडन का पानी पहुंच चुका है। लोग डरे और सहमे हुए हैं। पानी की रफ्तार देखिए आप, तेज गति के साथ ये पानी आगे बढ़ रहा है। कई जगहों से कटान की तस्वीरें भी सामने आई हैं और इन सब के बीच ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये सैकड़ों गाड़ियां, तकरीबन 400 के आसपास इनकी संख्या बताई जा रही है, जो कि पानी में डूबी हुई। हिंडन का जलस्तर बढ़ने की वजह से नोएडा के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। तिगरी, चोटपुर और बेहलोलपुर
समेत तकरीबन 6 से ज्यादा गांव हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन गांव में 6 से 7 फीट तक पानी भरा है। मजबूरन लोग सुरक्षित जगहों का रुख कर चुके हैं। प्रभावित गांव में जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। उधर डूब क्षेत्र में रह रहे लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन से कोई मदद उन्हें नहीं मिल पा रही। इस समय हम ग्रेटर नोएडा के तिगड़ी के पास मौजूद है और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे हिंडन का जलस्तर बढ़ने से स्थिति कैसी है। और आप देखेंगे लोग अब यहां से अपना जो सामान है वो लेकर निकल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कमर तक पानी है, लिहाजा लोग अब यहां से शिफ्ट करना शुरू कर रहे हैं। घरों में पानी घुस चुका है। इस वक्त मैं हिंडन नदी के किनारे मौजूद हूँ। तस्वीरें आप देखिए, जहां भी आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी आपको नजर आएगा। तो आपको देखिए बाढ़, बारिश और बर्बादी की ये तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर खेत होते हैं जो कि पानी की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। और आप ठीक उस तरफ अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियां हैं जो कि पानी में डूबी हुई आपको नजर आ रही होंगी। और पिछले 3 दिनों से ये गाड़ियां ऐसी ही डूबी हुई हैं और यहाँ पर तकरीबन 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। दूर दूर तक आपको कोई नजर नहीं आएगा। और हम यहाँ पर पहुंचे हैं काफी मशक्कत करने के बाद में भी, और नीचे यहाँ पर उतरना भी मुश्किल है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है, बहाव बहुत तेज है। तो ऐसे में मैं घर की छत पर खड़ी होकर यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। आप देखिए ये जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। जब यहाँ के लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये ओला की गाड़ियां हैं जो पिछले 3 दिनों से बाढ़ की वजह से पानी की चपेट में आ गई हैं। और यहाँ के जो आसपास के गांव हैं, जो इलाके हैं, वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। और ठीक ऐसी ही तस्वीरें यहाँ पर 1978 में देखी गई थी और उसके बाद में आप देखिए 2023 में, यानी कि पिछले 45 सालों का जो रिकॉर्ड है वो हिंडन नदी में टूट चुका है। और हिंडन नदी इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से देखिए बहुत दिन पहले ही इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया था। बाढ़ की संभावना पहले ही जारी कर दी गई थी। लेकिन अब आप ये तस्वीरें देखिए, लोगों के घरों में भी पानी भर चुका है और यहाँ पर जो खेत है वहां पर भी पानी भरा हुआ है। और जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। यहाँ से निकलना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। हालांकि जो आसपास के इलाके हैं जहां पानी बहुत ज्यादा इस वक्त भरा हुआ है, वहां पर लगातार जो टीम है वो रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाल रही है। इसको लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है ताकि लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और ऐसे में टीम लगातार काम कर रही है, लेकिन जो बाढ़ है, पानी है, उसके चलते हर तरफ बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर पानी का जो कहर है वो किस तरफ यहाँ पर बरप रहा है और पानी ही पानी आपको हर जगह नजर आ रहा होगा। और ऐसे में लोग खासा परेशान हैं और साथ ही मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अभी कुछ दिन और ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी, उसके बाद में हालात सामान्य होंगे। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। खबर आगरा से। आगरा के शिक्षा विभाग में कार्यरत महिलाओं को एक बंदर ने परेशान कर रखा है। डीआईओएस कार्यालय पर कब्जा जमाए ये बंदर महिला कर्मचारियों को काट चुका है और किसी भी महिला को देखते ही उन्हें काटने को दौड़ाता है। महिला कर्मचारियों ने बंदर के आतंक की शिकायत जेडी से की है। लिखित रूप में ये शिकायत की गई है और जब जेडी मामला सही पाया गया जांच में तो उन्होंने तत्काल वन विभाग को चिट्ठी लिखकर बंदर को पकड़ने की अपील की। और एक बड़ी खबर मथुरा से, जहां पर रेप के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। 2020 में रेप का उस पर आरोप लगा था। रेप के बाद उसने नाबालिग की हत्या कर दी थी। आरोपी की बहन को कोर्ट ने बरी किया। आरोपी बनवारी को फांसी की सजा मिली है। ये बड़ी खबर हम आपको मथुरा से बता रहे हैं। साल 2020 का मामला है। आरोपी ने एक मासूम के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी थी और पॉक्सो कोर्ट में मामला चल रहा था। आज इस मामले में फैसला आया है। कोर्ट ने उसे दोषी माना और साथ ही फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट है पॉक्सो कोर्ट, जिसमें कि हमारे जज साहब श्री रामकिशोर यादव जी हैं, जिनके द्वारा आज एक अहम फैसला दिया गया है। अभियुक्त बनवारी को, ये 2020 का मुकदमा था, ये आज हमारे माननीय जज साहब के द्वारा इसको अभियुक्त को बनवारी को फांसी की सजा से दंडित किया गया है।
और इसमें जो मेन बात रही थी, जो डीएनए रिपोर्ट हम लोगों ने मंगाई थी, डीएनए रिपोर्ट इसकी पॉजिटिव आई थी। इटावा जिले की चौबिया पुलिस ने नकली सोने को असली बताकर टप्पेबाजी करने वाले 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार गैंग में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। गिरफ्तार अपराधियों में एक शख्स इटावा जिले के चौबिया इलाके के मुकुटपुर गांव का रहने वाला है। गिरफ्तार अपराधियों में 8 उड़ीसा के बालासोर, जाजपुर, केंद्रपाड़ा के रहने वाले हैं। गिरफ्तार अपराधियों के कब्जे से 6,50,000 रुपए नकद, एक तमंचा, 315 बोर का और एक कारतूस बरामद किया गया। कि जाजपुर के रहने वाले ये लोग बताए जाते हैं और इन्होंने जैसा कि अपना एड्रेस भी बताया है और ये एक पूरा ग्रुप जो है पूरी परिवार के समेत चलते हैं। ये लोग 9 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें 4 महिलाएं हैं, 5 पुरुष हैं और एक लोडर गाड़ी है जिसमें ये बैठ के चलते हैं। इनके साथ एक बाइक अपाचे है, वो भी पकड़ी गई है। तो इस प्रकार से पूरा गैंग जो उड़ीसा से चला हुआ था, इस तरह से पकड़ा गया है चौबिया पुलिस जनपद इटावा द्वारा। निश्चित तौर से मेरे द्वारा इस अच्छे कार्य के लिए 15,000 रुपए का इनाम पूरी टीम को दिया जा रहा है। और चलिए इसके साथ ही खबर दमदार में इतना ही। अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर।